जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का फाउंडेशन कोर्स का पेपर बताने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। इसमें हम आपको दो पेपर प्रोवाइड करेंगे जो कि दोनों शिफ्ट में हुए थे, है ना। आंसर के साथ हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो शिफ्ट थी बीएससी बीकॉम और बीएचएससी वाले स्टूडेंट के लिए थी। साथ में जो बीए बीबीए और बीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उनके शिफ्ट का भी पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इस पेपर में जो हम आंसर आपको बताने वाले हैं, लैंग्वेज एंड कल्चर जो कि भाषा और संस्कृति का होता है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन, इन दोनों का जो है हम बताने वाले हैं। पर जो इंग्लिश के लिए होता है ना पार्ट बी, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी सिर्फ हम भाषा और संस्कृति के ही डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप जब वीडियो देखते हो तो बोर भी हो जाते हो। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन लैंग्वेज एंड कल्चर का। इसके बाद हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी बताएंगे, उसके आंसर भी बताएंगे, और दो दो पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दो शिफ्ट में पेपर हुए थे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का। चलिएगा देखिए पेपर हम देखेंगे। इससे पहले हम आपको फिर से बता दें, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेजर, माइनर, इलेक्टिव और वोकेशनल, ये सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आईएमपी है और उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट होगा, मेजर में, माइनर में, इलेक्टिव में और वोकेशनल में, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ पेपर है जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पर अभी हम फाउंडेशन का बता रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पार्ट ए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं लैंग्वेज एंड कल्चर जो कि भाषा और संस्कृति का पेपर है। इसका जो पार्ट बी होता है इंग्लिश का, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे आपको यहाँ पे पेपर प्रोवाइड करेंगे, है ना। बस सब्सक्राइब कर लेना है जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, गीता में आरंभिक श्लोक के शब्द है। तो गीता जो है उसमें आरंभिक श्लोक के कौन से शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो राइट है डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ओके, हमने इसके आंसर ढूंढने में पूरी कोशिश करी है कि जितने भी प्रश्न के आंसर हो पूरे राइट हो, सही हो। फिर भी इंसान है, गलती होने के चांसेस होते हैं, हालांकि गलती ना के बराबर होगी, है ना। फिर भी जैसे आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा और एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सेकंड नंबर में है, गीता के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं? तो जो गीता के अनुसार है कर्म के दो भेद बताए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 700 श्लोक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शंकराचार्य किस दर्शन से प्रभावित थे? तो जो शंकराचार्य जी थे वो अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, गीता में कितने योगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में 20 है, और नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो जो गीता में चर्चा की गई वो 18, है ना। क्या चर्चा की गई थी भाई? कितने योगों की चर्चा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट है, निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो निराला जी का जो पूरा नाम है, आपको पता होगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, जितने भी आपके पास फ्रेंड्स के नंबर है जो भी, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप वगैरह आपका कॉलेज है तो कॉलेज का ग्रुप है तो वो भी आप उसमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपके मतलब फ्रेंड को भी इसके आंसर पता हो, किस तरह से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेट करती है वो उनको भी पता हो, है ना। तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन जो है किसका है? तो ये जो कथन है ना वो निराला जी का है, ठीक है ना। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन निराला जी का है, और निराला जी का पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन रिपीट होते भाई, आपको पता है 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के, और आप यकीन नहीं मानोगे 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए, बस 2-3 घंटे का
अंतराल होता है, एक सुबह की शिफ्ट होती है और एक शाम की शिफ्ट होती है, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस साल जो है ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है इस पेपर में। ठीक है, तो मैं दो दो पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लेना जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और प्लस मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल के भी पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर के साथ। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम क्या था? तो क्या था भाई इनकी बेटी का नाम? राइट आंसर हो जाएगा सरोज। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम सरोज था। नेक्स्ट देखिए, जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये बताना है भाई किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये है परिमल में, है ना? किसमें? परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निराला जी का उपन्यास नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सही होंगे, मतलब जो निराला जी का उपन्यास होंगे, और एक है जो नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गबन, है ना? अगर आपको ये देखना है कि गबन किसका उपन्यास है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गबन, गबन के लेखक कौन है या गबन किन का उपन्यास है, तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? आपको पता होगा, है ना? तो इसके जो लेखक है वो है अमरकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक है अमरकांत। नेक्स्ट है, सिद्धेश्वरी किस कहानी के पात्र हैं? आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है ना सिद्धेश्वरी, वो है दोपहर का भोजन जो कहानी है उसकी पात्र है। ठीक है, दोपहर का भोजन। अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? बताइएगा। देखिए यहीं मिल गया ना हमें कि अमरकांत जो है कहानी जो है, जो अमरकांत जी ने लिखी हुई है और किस कहानी से जुड़े, आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमरकांत को मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको जो मिला था मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला था। ध्यान रखिएगा कब मिला था, ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, आधुनिक युग की मीरा, है ना? गिल्लू शब्द है भाई, गिल्लू कौन सा शब्द है आपको पता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो इंग्लिश का पेपर है जो इसी के साथ आता है पार्ट बी, इंग्लिश का पेपर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना? तो हिंदी के आपको ना दो पेपर मिलेंगे, इंग्लिश के दो पेपर मिलेंगे, फिर जो फाउंडेशन सेकंड होता है जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट और एक और सब्जेक्ट होता है उनके भी आपको दो दो पेपर मिलेंगे। क्योंकि दो दो शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो सारे शिफ्ट के आपको आंसर के साथ हम प्रोवाइड करेंगे पेपर। बस करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको ना सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप पे आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, सिक्योर है आपका नंबर, और टेलीग्राम में हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 17वां नंबर, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 2 वर्ष की, ये जो है ना पाठ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका पाठ है ना उसके अनुसार शायद ये 2 वर्ष है, लेकिन हालांकि रियल में अलग भी हो सकता है भाई, लेकिन जो पाठ है उस उसके अनुसार 2 वर्ष। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, पितृपक्ष में किस पक्षी का आवाहन किया जाता है? भाई सभी को पता है, मैं ना भी बताऊँ ना तो आपको टिक लगाना, टिक आप सही आंसर पे ही लगाना। हालांकि मैं बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा कौवा। ठीक है, कौवे का आह्वान किया जाता है ना, छत के ऊपर हम लोग खाना डालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद युग की। ओके, चलिए छायावाद युग की कवित्री है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म दिवस है, कब हो जन्म दिवस मतलब उनका जो जन्म था वो कब हुआ?
तो उनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नहीं है। अब देखिए इसमें से जो 3 निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हैं, और एक निबंध जो है वो इनके द्वारा रचित नहीं है। तो कौन से नहीं है? आंगन का पंछी। अब ये किसकी रचना है आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दूसरा नाम आता है तो पक्का ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। हालांकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, आंगन का पंछी। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? तो भाई नाखून तो सभी के बढ़ते हैं ना, है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वी वृत्ति का। अब ये पार्श्वी वृत्ति क्या होता है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हालांकि आप ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट। ओके। सॉरी 23 का बी आएगा, सभ्यता का। ओके, सभ्यता का प्रतीक है ना। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, पार्श्वी वृत्ति का नहीं है, सभ्यता का प्रतीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, चलिए 23, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा यहाँ पे, पार्श्वी वृत्ति का, यही वाला राइट होगा। ओके, पार्श्वी वृत्ति का, है ना। क्षमा चाहेंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसका, पार्श्वी वृत्ति का, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 23 पे चलते। 23 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस दर्शन से प्रभावित थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वेदांत दर्शन से प्रभावित थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं और किस विधा में लिखा गया? तो भाई देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका तो ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं, बस ये मतलब किस विधा में लिखा गया है ये ऑप्शन दिया है। तो भाई जो नाखून बढ़ते हैं ना वो किस विधा में, आपके पाठ में किस विधा में दिया गया है? तो ये दिया गया है ललित निबंध विधा में। आप जब आपका पाठ खोलोगे ना तो उसमें दिखाता है सामने कि ये ललित निबंध है, कहानी है, क्या है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कंघी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? तो जो कंघी शिल्प है वो बंजारा, तो इसका राइट आंसर बंजारा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य यहाँ पे पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राई नृत्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो कि बुंदेलखंड का है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बुंदेलखंड का। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति का निवास स्थान है। अब हमें सिर्फ मध्य प्रदेश से बताना है कि भारिया जनजाति का निवास स्थान क्या है। तो भारिया जनजाति जो है सबसे ज़्यादा जबलपुर और छिंदवाड़ा में निवास करती है। आपको पता है ना कि छिंदवाड़ा का जो स्थान है पतालकोट, वहाँ भी भारिया जनजाति निवास करती है। तो जबलपुर छिंदवाड़ा ये राइट आंसर होगा। अगर जैसे यहाँ पे दो दो शहर के नाम दिए हुए हैं, दो दो जिलों के नाम दिए हुए हैं, अगर एक एक जिला आता है जिसमें जबलपुर होगा या फिर छिंदवाड़ा होगा तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में पूछा है, लोक कलाओं के कितने रूप होते हैं? तो लोक कलाओं के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में पूछा गया है, निमाड़ी मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? अब आपको बताना है कि भाई निमाड़ी कौन सा क्षेत्र है। तो जो निमाड़ी है वो पश्चिमी क्षेत्र है ना। पश्चिमी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा इसका। बोले तो ये इधर गुजरात साइड में पड़ता है, वो वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है, कानड़ा नृत्य 30 नंबर, कानड़ा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये जो कानड़ा नृत्य है ये घोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, यहाँ पे घोबी लिखा है पर ये शायद धोबी भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा राइट इसमें क्या होगा। ठीक है ना, ये जो वर्ड है इसको देख लीजिएगा, घोबी लिखा हुआ है या फिर धोबी लिखा है या कुछ और होगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 का, और 31 का क्वेश्चन पूछा गया है, लोकगीत लोकगीत लोक संस्कृति के समग्र संवाहक है, कथन है। ये किसका कथन है? तो कथन है ये देवेंद्र सत्यार्थी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट है, इसूरी
प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई ईसूरी? तो ये प्रसिद्ध है फाग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का, जिसमें हम आपको दो दो पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के भी दो दो आपको मिलेंगे और फाउंडेशन सेकंड के भी आपको दो दो पेपर मिलेंगे। तो भाई जिन्हें भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लो, क्योंकि मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम जैसे ही अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। और आपके जो सब्जेक्ट है वो कमेंट जरूर कर देना। बुंदेली लोक गाथा इनमें से नहीं है। चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि बुंदेली लोक गाथा कौन सी नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नंबर सिक्योर है, वहाँ पे आपका नंबर कोई नहीं देख पाएगा। ओके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बुंदेली लोक गाथा तीनों में नहीं है ना, ये तीनों नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, बुंदेलखंड में रासलीला को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो कहा जाता है वो रहस्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बुंदेलखंड में जो रासलीला है उसको रहस्य कहा जाता है। चलिएगा, पहली का उत्तर बताना है हमें। एक पहली हमें दी गई है, काले पहाड़ पे गलगल बियानी जिसकी तेली खूब मिठानी। इसका राइट आंसर बताना है हमें, मतलब पहले का उत्तर क्या है। जैसे हम लोग पहले पूछते थे ना, हमारे यहाँ दादा दादी नाना नानी एक पहली बोल देते थे, क्या है भाई बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरबत्ती, क्योंकि ये काले पहाड़ पे गलगल भी आनी है ना। तो देख लीजिएगा, अगरबत्ती इसका राइट आंसर होगा। 36 में पूछा गया है, निमाड़ी जन जीवन के मनोरंजन का साधन है। तो निमाड़ी में जो जन जीवन है उनके मनोरंजन का क्या साधन है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गम्मत। अब ये गम्मत क्या है ये थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, हालांकि राइट आंसर गम्मत हो जाएगा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है भाई? 37 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मुहावरा है वो अरबी भाषा का शब्द है ना, अरबी से आया है मुहावरा। ठीक है। चलिए, आंखों में चर्बी छाना का अर्थ है। भाई आंखों में चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा? तो कम दिखाई देना तो होगा नहीं, क्योंकि एक मुहावरा है। अंधापन भी नहीं होगा और चश्मा लगाना भी नहीं होगा। अगर वो होता तो भाई मतलब कुछ डिसेबिलिटी होती ना उनकी, है ना। तो ये होगा अभिमान होना। मतलब जब किसी व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो सामने वालों को देख नहीं पाता अच्छे से कि भाई सामने कौन खड़ा है, बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, बड़ा व्यक्ति खड़ा है, छोटा व्यक्ति खड़ा है, कैसा व्यक्ति खड़ा है वो देख नहीं पाता, और उनके साथ फिर व्यवहार उस हिसाब से करता है जब उनके आंखों में चर्बी छाती, मतलब थोड़ा एटीट्यूड टाइप का। ठीक है। चलिए 39 देखेंगे, मुहावरे में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? तो चार ऑप्शन हमारे पास है, चारों ऑप्शन में आप देखिएगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, लक्षणा। फिर देखिए, वागधारा किसका अन्य नाम है? तो जो वागधारा है वो मुहावरे का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके। अब यहाँ पे पूछा है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। तो गंगा नहाना का मतलब है छुट्टी पाना। जैसे कि भाई कोई काम अपन कर रहे हैं तो अपन मतलब कोई भी बोलता है ना कि भाई मैंने तो इस काम से गंगा नहा लिया, मतलब वो काम से उसको छुट्टी मिल गई, वो कर चुके हैं काम। ओके। नेक्स्ट देखेंगे 42, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण, है ना। समास हम देखते हैं बड़े मतलब बड़े शब्द को सिर्फ एक शब्द में बताता है। नेक्स्ट, कौन से समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक जैसे चौराहा हो गया हमारा, है ना। तो इस तरीके से हमें बताना है कि कौन से समास में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में दिया है द्विगु समास। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 का क्वेश्चन देखेंगे, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो भाई देखो, द्वंद्व समास को पहचानने का सीधा सा वो है कि इसमें अपोजिट लिखा होता है या फिर ये डैश वाला चित्र डैश लगा हुआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दिन रात रामकृष्ण गाय बैल ये जो तीनों हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके। 45 देखते हैं, दो पदों के मेल से दूसरा अर्थ निकलता है। किस में निकलता है? तो ये निकलता है बहुब्रीहि समास में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फिर माखन चोर में कौन सा समास है ये पूछा गया 46 में। तो माखन चोर में भाई तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर 47 में पूछा गया है जो कि इधर है 47, आप देखिएगा, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है ना। सत्य असत्य उपरोक्त दोनों या फिर
कोई नहीं, इनमें से बताना है। तो जो शिक्षा है वो सतत प्रक्रिया, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। फिर 48 देखेंगे, उद्योगों के विकास में देश में क्या हो रहा है। तो देखो भाई आत्मनिर्भरता भी आ रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 49 देखिएगा, सूचना समाज किसका विकसित रूप है। तो सूचना समाज जो है वो औद्योगिक समाज का विकसित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आपका जो भी मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस उसके जो ऑब्जेक्टिव के आंसर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे फाउंडेशन के बाद। ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई आपको पैसे नहीं लगने वाले, सिर्फ 1 सेकंड में ही आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें आपके जो हेल्प होगी ना, बहुत बड़ी हेल्प होती है। चलिएगा, सूचना समाज से संबंधित कानून है। तो सूचना समाज से संबंधित जो कानून है वो उपरोक्त सभी, क्योंकि कॉपीराइट, आईटी एक्ट और बौद्धिक संपदा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा पार्ट बी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का जो पेपर है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में हम बताएंगे तो, है ना। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम ये वीडियो जैसे अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाओ, ताकि आपके पेपर अच्छा जाए। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का पेपर है, सभी सब्जेक्ट के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और फाउंडेशन के दोनों पेपर आपको, मतलब फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 दोनों के बताएंगे। दो दो पेपर मिलेंगे सभी के, है ना। मतलब हिंदी के भी 2, इंग्लिश के भी 2, और जो फाउंडेशन सेकंड होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट और एक और पेपर होता है, उनके भी 2 पेपर मिलेंगे। तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और आप ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। व्हाट्सएप पे तो नंबर सिक्योर है, कोई देख भी नहीं पाएगा नंबर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।